हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सेरेब्रम नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। नर्सिंग की पॉइंट के रिगार्डिंग अपन बात कर रहे थे। स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। ध्यान दीजिएगा, पहला की पॉइंट क्या देखने को मिल रहा है, द ब्रेडन स्केल इज यूज टू असेस। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि ब्रेडन स्केल है वो किस चीज के रिगार्डिंग किसके लिए यूज वो किया जाता है। तो ब्रेडन जो स्केल होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, बेड सोर के लिए यूज है वो किया जाता है। प्रेशर सोर बोल सकते हैं, प्रेशर अल्सर बोल सकते हैं, बेड सोर बोल सकते हैं। तो इसके लिए इसको मतलब कितना डिग्री है, कितना क्या उसके अंदर स्किन कितना क्या लॉस हुआ है, कितना रिस्क है, माइल्ड रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है, सीवियर रिस्क है, इसको चेक करने के लिए क्या कौन सा स्केल यूज करते हैं, ब्रेडन स्केल का यूज जो किया जाता है। यहां से एक चीज और बनती है कि ब्रेडन स्केल का जो नॉर्मल स्कोर होता है वो कितना होता है। ब्रेडन स्केल का अगर आपसे पूछे कि नॉर्मल स्कोर कितना होता है, तो ब्रेडन स्केल का नॉर्मल स्कोर कितना होता है 6 to 23। ये एक मिनिमम होता है और ये क्या होता है 23 आपका मैक्सिमम। अगर आपसे ये पूछ ले कि ब्रेडन स्केल का जो नॉर्मल स्कोर कितना होता है, तो वो होता है 6 to 23। मिनिमम 6 होता है और मैक्सिमम 23 होता है। तो मिनिमम 6 ही होता है। जो ब्रेडन स्केल होता है इसके अंदर 6 कंपोनेंट को असेस किया जाता है। ब्रेडन स्केल के अंदर 6 कंपोनेंट को असेस किया जाता है। और 6 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला कंपोनेंट होता है वो होता है सेंसरी परसेप्शन। कौन सा होता है, नोट डाउन कर लीजिएगा, कौन सा होता है, सेंसरी परसेप्शन, सेंसरी परसेप्शन। सेकंड अपन बात करें तो मॉइस्चर, मॉइस्चर क्लियर है। नेक्स्ट बात करें थर्ड नंबर तो होता है एक्टिविटी, एक्टिविटी। नेक्स्ट बात करें फोर्थ नंबर तो वो होता है मोबिलिटी, मोबिलिटी। नेक्स्ट बात करें फिफ्थ नंबर तो वो होता है न्यूट्रिशन। नेक्स्ट बात करें सिक्स नंबर वो होता है फ्रिक्शन एंड शियरिंग। क्या होता है, फ्रिक्शन एंड शियरिंग। तो ये 6 कंपोनेंट है, ये आपके असेस किए जाते हैं किसके अंदर, ब्रेडन स्केल के अंदर। और ब्रेडन स्केल किसके लिए यूज करते हैं, बेड स्कोर के लिए यूज करते हैं। नॉर्मल स्कोर पूछे तो कितना होता है 6 to 23 क्या होता है इसका नॉर्मल स्कोर होता है। चलते हैं आगे तरफ। द ओवर ग्रोथ ऑफ स्कार टिश्यू अबोव एंड बियॉन्ड द नॉर्मल बाउंड्रीज ऑफ द स्कार इज कॉल्ड। क्लियर है। क्वेश्चन आपसे सिंपल सी बात ये पूछी है कि अगर ओवर ग्रोथ देखने को मिलेगी किसी स्कार टिश्यू की, क्लियर है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलता है कीलोइड। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोला जाता है कीलोइड। क्लियर है। नेक्स्ट ये पॉइंट, विच स्टेज ऑफ ब्रन देयर आर फॉर्मेशन ऑफ ब्लिस्टर। ब्लिस्टर का फॉर्मेशन ब्रन की कौन से स्टेज के अंदर देखने को मिलता है, तो सेकंड डिग्री के अंदर। आप बोल सकते हैं स्टेज सेकंड के अंदर, या बोल सकते हैं सेकंड डिग्री जो ब्रन होता है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, ब्लिस्टर का फॉर्मेशन है वो देखने को मिलता है। और सेकंड डिग्री के अंदर ये ब्रन के अंदर क्या देखने को मिलता है, सीवियर पेन इंटेंसिटी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, सीवियर पेन की इंटेंसिटी देखने को मिलती है भैया, सीवियर पेन की इंटेंसिटी देखने को मिलती है। और इसके अंदर ब्लिस्टर का फॉर्मेशन भी आपको सेकंड डिग्री ब्रन के अंदर देखने को मिलता है, स्टेज सेकंड ब्रन के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पस लाइक स्टेज ऑफ रेसेस इज नोन है, जिसको क्या बोलते हैं, पेस्ट्यूल। क्या बोलते हैं, पेस्ट्यूल। पहला होता है मैक्यूल, पेप्यूल, पेस्ट्यूल, एंड उसको क्या बोलते हैं, वेसिकल्स। क्लियर है। नेक्स्ट बात करें तो पसला अगर देखने को मिले उसको क्या बोलेंगे, पेस्ट्यूल है वो बोला जाता है। नेक्स्ट बात करें, सेपरेशन ऑफ द लेयर ऑफ द सर्जिकल वुंड बट ऑर्गन इज नॉट प्रोड्यूस। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, सिंपल सी बात ये पूछ जा रही है कि अगर कोई भी वुंड है और वहां पे सूचरिंग की गई है तो वो क्या गया, सूचर क्या हो गया, सेपरेट हो गया, वहां से हट गया। बट ध्यान दीजिएगा ऑर्गन का प्रोट्रूजन है वो नहीं है, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको बोला जाता है भैया डेइसेंस। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेइसेंस। यहां पे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या हुआ, वहां पे सेपरेशन हुआ है, सूचर जो आपने लगाए वो हट गए, सेपरेट हुए, बट वहां से कोई भी ऑर्गन है वहां से बाहर नहीं आया, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है डेइसेंस। एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, नोट सेट तो हर बार एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछता है यहां पे। क्लियर है। तो डेइसेंस इसको बोलते हैं कि आपके जो सूचर लगाए थे वो सेपरेट हो गए, बट ऑर्गन है वो क्या, उसका बाहर नहीं आया, ऑर्गन प्रोट्रूजन देखने को नहीं मिल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। The removal of the dead tissue from the open wound which help to the wound for healing। क्लियर है। सिंपल सी बात ये है, डेड टिश्यू को अपन अगर रिमूव कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलता है डेब्रीमेंट। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेब्रीमेंट। क्लियर है। या अगर डेड टिश्यू को रिमूव किया जा रहा है ओपन वुंड से, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलता है डेब्रीमेंट। नेक्स्ट बात करें सीरस ड्रेनेज, एक सिंपल सी टर्मिनोलॉजी आपसे पूछे। क्लियर, टाइप ऑफ ड्रेनेज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर वुंड के अंदर बात करें तो टाइप ऑफ ड्रेनेज अगर देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे अगर आपकी टर्मिनोलॉजी आपसे पूछ ले ये सीरस ड्रेनेज किसको बोलते हैं, तो ध्यान दीजिए क्लियर एंड थिन मे बी प्रेजेंट इन ए हेल्थी हीलिंग वुंड। क्लियर है। नॉर्मल वुंड होता है, हेल्थी वुंड होता है, क्लियर फ्लूइड है, थिन फ्लूइड है, अगर ऐसा देखने को मिल रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है सीरस ड्रेनेज। नेक्स्ट बात करें, अगर आपसे पूछ ले सीरस संगवाइनस ड्रेनेज, अगर आपसे पूछे सीरस संगवाइनस ड्रेनेज तो उसका मतलब क्या होता है, कंटेनिंग ब्लड विथ सीरस मे आल्सो बी प्रेजेंट इन ए हेल्थी हीलिंग वुंड। क्लियर है। बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो आरबीसी का अमाउंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर है। वुंड है उसके अंदर ब्लड देखने को मिल रहा है, बट आरबीसी जो है ब्लड का अमाउंट हो कम
कम है वो देखने वाले अपन क्या बोलते हैं, सीरस संगवाइनस ड्रेनेज। अगर आपसे पूछे संगवाइनस ड्रेनेज तो ये क्या होता है, प्राइमरी ब्लडी ड्रेनेज, एक्टिव ब्लीडिंग में भी पड़ता है। यहाँ पे होता है मैक्सिमम या बोल सकते हैं एक्टिव ब्लीडिंग है वो देखने को मिलती है कौन से के अंदर, आपको संगवाइनस ड्रेनेज के अंदर देखने को मिलती है। और सीरस संगवाइनस के अंदर क्या होता है, बोल सकते हैं एक्टिव फेज ऑफ द वुंड हीलिंग, ये बोल सकते हैं। सीरस संगवाइनस क्या बोलते हैं कि सर हीलिंग की प्रोसेस धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है, बट यहाँ पे हीलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, बट यहाँ पे हीलिंग स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे क्या है, ओनली हेल्थी वुंड के अंदर आपने वो सीरस ड्रेनेज देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है पुरुलेंट ड्रेनेज, थिक व्हाइट एंड पस लाइक मे बी इंडिकेटिव इन्फेक्शन एंड शुड बी कल्चर्ड। क्लियर है, मतलब अगर पुरुलेंट ड्रेनेज अगर देखने को मिल रहा है, वहां पे अगर पस लाइक फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, तो इन्फेक्शन को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट करता है, इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। कौन सा, आपका पुरुलेंट ड्रेनेज। इज दैट क्लियर? ये चारों चीज आपको याद रखनी है, सीरस ड्रेनेज, सीरस संगवाइनस ड्रेनेज, संगवाइनस ड्रेनेज एंड पुरुलेंट ड्रेनेज। सीरस संगवाइनस, सीरस ड्रेनेज है क्लियर फ्लूइड, मतलब हेल्थी वुंड को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट सीरस संगवाइनस, मतलब यहां पे क्या होता है, एक्टिव स्टेज ऑफ द वुंड हीलिंग, कि यहां पे वुंड हीलिंग होना क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। ब्लड का है डिक्रीज लेवल देखने को मिलता है आरबीसी कम अमाउंट के अंदर, देखने को किसके अंदर, सीरस संगवाइनस ड्रेनेज के अंदर। नेक्स्ट मुझे संगवाइनस ड्रेनेज, यहां पे एक्टिव ब्लीडिंग क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और पुरुलेंट ड्रेनेज के अंदर पस फॉर्मेशन देखने को मिलता है, किसको इंडिकेट करेगा, इन्फेक्शन को इंडिकेट है वो करता है। नेक्स्ट की पॉइंट तरफ बढ़ते हैं, नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन टू बेड इन हॉस्पिटल। सिंपल सी बात है, यहां पे ये पूछा गया है कि हॉस्पिटल के अंदर दो बेड है, उन दो बेड के बीच में कितना गैप होना चाहिए, तो 6 फीट का गैप है वो दो बेड के बीच में होना कंपलसरी है। क्लियर है, तो दो बेड है, अगर हॉस्पिटल के अंदर आप ड्यूटी कर रहे हो, दो बेडों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, 6 फीट का गैप है वो दो बेडों के बीच में होना चाहिए। क्लियर है, चलते हैं आगे की पॉइंट की तरफ। चलो, Which type of bandage is used for collar bone fracture? अगर कॉलर बोन फ्रैक्चर हुई है तो उसके लिए किस टाइप के बैंडेज है वो यूज की जाती है, तो फिगर ऑफ 8 बैंडेज यूज की जाती है। फिगर ऑफ 8 बैंडेज है वो यूज की जाती है किसके अंदर, कॉलर बोन फ्रैक्चर के अंदर। नेक्स्ट की पॉइंट, द ट्रेक्शन यूज फॉर सर्वाइकल स्पाइनल इंजरी। अगर सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हुई है तो उस दौरान कौन सा ट्रेक्शन यूज करते हैं, हेलो ट्रेक्शन का यूज किया जाता है। एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, मेनली अगर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंजरी हुई है और अगर सर्वाइकल लेवल के ऊपर हुई है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंजरी हुई है, सर्वाइकल लेवल के ऊपर हुई है, तो क्या करते हैं, हेलो ट्रेक्शन का यूज करते हैं। हेलो ट्रेक्शन क्या करेगा, अपना जो हेड वाला पार्ट है इसको बिल्कुल नेक वाला पार्ट है, हेड वाला पार्ट, इसको मूवमेंट है वो नहीं करने देगा, क्योंकि अगर ये मूवमेंट करेगा तो C1 से लेकर C4 तक अगर कोई भी स्पाइनल अगर डैमेज हो गई तो क्या कर सकती है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस कोज कर सकती है, क्योंकि C1 से लेकर C4 जो स्पाइनल नर्व होती है वहां से कौन सी नर्व जनरेट होती है, फ्रेनिंग नर्व जनरेट होती है। इसलिए हेलो ट्रेक्शन का यूज है वो सर्वाइकल इंजरी वाले केस के अंदर यूज है किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, थॉमस स्प्लिंट। थॉमस स्प्लिंट इज यूज्ड फॉर इमोबिलाइज फ्रैक्चर ऑफ विच बोन। तो फीमर का अगर फ्रैक्चर हुआ है तो इसको इमोबिलाइज करने के लिए क्या यूज करते हैं, थॉमस स्प्लिंट का यूज है वो किया जाता है। नेक्स्ट की पॉइंट, कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो इन एडल्ट विद 2 रेस्क्योर। अगर 2 रेस्क्योर है, क्लियर है, अगर सीपीआर चल रहा है 2 रेस्क्योर है तो कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो कितना होगा, 30:2। कितना होता है, 30:2 होता है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करें एडल्ट के अंदर, नेक्स्ट बात करें, वेयर आर द थंब प्लेस ड्यूरिंग द चेस्ट कंप्रेशन इन न्यू बोन। अगर न्यू बोन के अंदर बात करें, अगर थंब का कंप्रेशन अगर अपन कर रहे हैं तो वहां पे कहां करते हैं, लोअर थर्ड ऑफ द स्टर्नम। कहां करते हैं, लोअर थर्ड ऑफ द स्टर्नम। इज दैट क्लियर। अब यहां पे एक चीज आजकल जो न्यू अपडेट हुआ है AHA के अकॉर्डिंग, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जो चेंजेस हुआ है, यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, अगर न्यू बोन की अपन बात करें, एक चाइल्ड की अपन बात करें, तो यहां पे अपन क्या करते हैं, अगर क्या है चाइल्ड के अंदर अगर 1 रेस्क्योर है, क्लियर है, अगर 1 रेस्क्योर है तो सिंगल हैंड यूज करेगा। क्या करेगा, सिंगल हैंड है वो यूज करेगा। अगर रेस्क्योर कितने हैं, 2 है, अगर 2 रेस्क्योर है तो कौन सा मेथड यूज करेगा, 2 थंब मेथड यूज करने वाला इन्फेंट के अंदर है। क्लियर है, कौन सा मेथड, 2 थंब मेथड है वो यूज करने वाला है। और अगर सिंगल रेस्क्योर है तो 1 हैंड है वो वहां पर कंप्रेशन दौरान क्या करेंगे, यूज है वो करने वाले। नेक्स्ट, while providing CPR the compression depth in adult। एडल्ट में कितना डेप्थ है, कितना कंप्रेशन करते हैं, लगभग 2 इंच तक करते हैं। कितना करते हैं, 2 इंच तक। चाइल्ड के अंदर 1 से लेकर 1.5 इंच तक और इन्फेंट के अंदर 1 इंच तक क्या करते हैं, कंप्रेशन है वो किया जाता है। एडल्ट पूछा जाए तो कितना कंप्रेस करेंगे, 2 इंच। क्लियर है। और जब भी कंप्रेशन करते हैं तो ऐसा नहीं कंप्रेशन कर दे, उसका मूवमेंट वापस ऊपर की तरफ होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट बात करें, ड्यूरिंग CPR कंप्रेशन ऑफ चेस्ट इन 1 मिनट when 2 रेस्क्योर इज, तो कितना 100 कंप्रेशन देते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा। कितने कंप्रेशन देते हैं, 1 मिनट के अंदर 100 कंप्रेशन वो देते हैं। रेस्क्योर कितने हैं, 2 रेस्क्योर अगर हो तो कितना करते हैं अपन, 100 कंप्रेशन रेट है वो रखते हैं 1 मिनट के अंदर। चले आगे की तरफ, लीजिए नेक्स्ट,
ड्यूरिंग सीपीआर आफ्टर हाउ मेनी साइकिल रेस्क्योर शुड बी चेंज। जो रेस्क्योर होते हैं तो कितने साइकिल करने के बाद रेस्क्योर की पोजीशन है वो चेंज होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा 5 साइकिल कंप्लीट हो या 2 मिनट कंप्लीट हो, आफ्टर 5 साइकिल या बोल सकते हैं 2 मिनट के बाद क्या होती है, रेस्क्योर की पोजीशन क्या करनी होती है, चेंज करनी होती है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करें, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कार्डियोपल्मोनरी रिसक्टेशन इंक्लूड्स। करेक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो क्या सभी को पता है, सबसे पहले सर्कुलेशन आएगा, उसके बाद एयरवे ओपन करेंगे, उसके बाद क्या, ब्रीथिंग। सर्कुलेशन कैब, सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीथिंग। क्लियर है। तो सिंपल सा सीक्वेंस होती है आपकी सीपीआर के दौरान। चलिए आगे की तरफ। तो नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो, कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो इन ए नियोनेटल रिसक्टेशन। तो कितना होता है, 3:1। कितना होगा, 3:1। कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो की बात की जाए तो कितना होता है वो, 3:1 होता है। नेक्स्ट, while giving CPR in adult, while giving CPR in adult, which is the correct position of hand for the compression। तो कहां पे करते हैं, lower half of the sternum। कहां करते हैं, lower half of the sternum। नेक्स्ट, डेप्थ ऑफ चेस्ट इन चाइल्ड ड्यूरिंग सीपीआर। अभी मैंने बताया एडल्ट के अंदर 2 इंच करते हैं, चाइल्ड के अंदर 1 से लेके 1.5 इंच तक अपन करते हैं। क्लियर। कंपैरिजन कितना करेंगे, चाइल्ड के अंदर 1 से लेके 1.5 इंच। नेक्स्ट बात करें, ड्यूरिंग सीपीआर मैनुअल ब्रीथिंग इज गिवन इन ईच 6 से 8 सेकंड अंदर क्या करना होगा, मैनुअल ब्रीथिंग है वो अपने को करना होगा। नेक्स्ट की पॉइंट, ड्यूरिंग सीपीआर रेशियो ऑफ एड्रेनलिन डायल्यूशन इज यूज्ड। कितना होता है, 1:1000। कितना होता है एडीआर के अंदर, 1:1000। और अगर यहाँ पे न्यूबॉर्न की बात आ जाए, नियोनेट रिसक्टेशन की बात आ जाए, तो यहाँ पे क्या ऐड करते हैं कि सर 9 ml NS ऐड करते हैं और इसकी स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 1:10,000। कितनी हो जाती है, 1:10,000। ये अपन नियोनेटल रिसक्टेशन के दौरान यूज लेते हैं। और अगर एडल्ट की बात आए तो वहां पे स्ट्रेंथ क्या रहेगी, 1:1000। क्लियर है, 1:1000 एडल्ट के अंदर। चाइल्ड इन्फेंट के अंदर, नियोनेट के अंदर कितना हो जाएगा, सर 9 ml NS से नॉर्मल स्ट्रेंथ ऐड करेंगे तो कितना डायल्यूशन हो जाएगा, वहां पर 1:10,000 डायल्यूशन है वो एडीआर का अपन नियोनेटल रिसक्टेशन यूज करते हैं। और एडल्ट के अंदर डायल्यूशन अपन यूज करते हो कितना करते हैं, 1:1000। इज दैट क्लियर। चलिए आगे की तरफ। चलो लीजिए भैया, Which pulse is palpate to see the effectiveness of the CPR। सभी को पता होगा CPR का इफेक्टिवनेस हुआ या नहीं हुआ, तो कौन सी पल्स चेक करते हैं, कैरोटिड पल्स को चेक किया जाता है। कौन सी पल्स को चेक किया जाता है, कैरोटिड पल्स को अपन असेस करते हैं। जब भी CPR देते हैं, पेशेंट को अरेस्ट आया तो हमेशा कौन सी पल्स चेक करनी होती है अपने को, कैरोटिड पल्स से उसको क्या करना है, चेक है करना होता है। अगर CPR इफेक्टिवनेस रहा है या नहीं रहा है तो उसको चेक करने के लिए कौन सी पल्स यूज करते हैं, कैरोटिड पल्स से वो चेक है अपन करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, टीपीएन सॉल्यूशन इज एन बेस्ट एग्जांपल ऑफ। क्लियर। टीपीएन थेरेपी है, टीपीएन सॉल्यूशन किसका है, होता है आपका हाइपर ओस्मोलर होता है या बोल सकते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। टीपीएन जो कैसा होता है, हाइपर ओस्मोलर बोल सकते हैं या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ए मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर और हीट लॉस थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट विद ऑब्जेक्ट। या बोल सकते हैं जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ रहा है, एक हाथ दूसरे हाथ टच में आ रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टच में अगर हो रहा है, ये आपका कौन सा मेथड है, तो वो हीट ट्रांसफर करने का ये होता है कंडक्शन मेथड। कौन सा मेथड होता है, ये होता है कंडक्शन मेथड। नेक्स्ट की पॉइंट तरफ बढ़ते हैं, Which of the color code is used for emergent cases in trials। तो कौन सा कलर कोड करते हैं भैया, रेड वाला। क्लियर। इमरजेंट के लिए कौन सा करते हैं अपन, रेड वाला। क्लियर है। नेक्स्ट, कुबलर-रोज 5 सक्सेसिव स्टेज ऑफ द डेथ एंड डाइंग। कौन सी होती है कुबलर-रोज की, डाबड़ा के नाम से सभी को पता होगा, डाबड़ा के नाम से अपन जानते हैं। सबसे पहले क्या आ गया, डिनाइल। सबसे पहले डिनाइल, उसके बाद एंगर, उसके बाद बार्गेनिंग, उसके बाद डिप्रेशन, उसके बाद एक्सेप्टेंस। क्लियर है। समझना कैसे इसको, जी सिंपल सी बात है, कोई आपका आके ऐसे बोल रहा है कि आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, या जैसे बोल सकते हैं अपन क्या, जैसे आपको कोई आके बोले कि आपके दोस्त है, आपका जो फ्रेंड है वो क्या हो गया, एक्सपायर हो गया है, तो आप क्या करोगे, डिनाइल करोगे इस चीज को कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है। क्या बोलोगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर जब आपको रियलिटी का पता लगा कि नहीं ये बात तो सच में सही है, तो आपको थोड़ा क्या आएगा, गुस्सा आएगा कि लेकिन नहीं ऐसा कैसा हुआ, ऐसा उसने क्यों किया, मतलब एक गुस्सा है वो वहां पे व्यक्त हो, आप लोग करते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, बार्गेनिंग। फिर अपन कर सकते हैं भगवान से प्रेयर करेंगे कि नहीं नहीं भगवान ऐसे मत करो, कैसे करें इस चीज को अपन बचा सकते, इस पे मेरा दोस्त है उसको बचा सकते हो आप, तो बार्गेनिंग करेंगे। उसके बाद क्या पर्सन है वो डिप्रेशन में जा सकता है, और उसके बाद क्या थोड़े दिनों के बाद उस चीज क्या कर लेगा, एक्सेप्ट है उस ऑब्जेक्ट को कर लेता है। तो कुबलर-रोज ने ये आपके ग्रिफ के 5 स्टेज दी थी, डेथ ऑफ डाइंग के दिन 5 स्टेज दी थी। डाबड़ा से आपको याद रखना है, सबसे पहले डिनाइल आएगी, उसके बाद एंगर, उसके बाद बार्गेनिंग, उसके बाद डिप्रेशन, उसके बाद
एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट की पॉइंट तरफ आगे बढ़ते हैं। राइगर मोर्टिस, सिंपल, बहुत ही शानदार टर्मिनोलॉजी आपसे यहां पूछेगी कि राइगर मोर्टिस का मतलब क्या होता है? स्टिफनेस और रिजिडिटी ऑफ द मसल आफ्टर डेथ। डेथ के बाद मसल्स के अंदर स्टिफनेस हो जाती है, रिजिडिटी देखने को मिलती है, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, टाइट हो जाती है मसल, रिजिडिटी हो जाती है, स्टिफनेस हो जाता है मसल्स के अंदर आफ्टर द डेथ। उसको अपन क्या टर्मिनोलॉजी देते हैं? उसको बोला जाता है राइगर मोर्टिस। इसके बारे में आगे और देखते हैं। द ग्रेजुअल डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर आफ्टर डेथ। डेथ के बाद बॉडी टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है भैया एल्गार मोर्टिस। क्या बोलते हैं? एल्गार मोर्टिस। नेक्स्ट बात करें, अगर मरने के बाद क्या हो रहा है? बॉडी का कलर चेंज हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? लीवर मोर्टिस। डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन आफ्टर डेथ, उसको क्या बोलेंगे? लीवर मोर्टिस। अगर क्या हो रहा है? डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर आफ्टर द डेथ, उसको अपन क्या बोल दिया? देख लिया अपन ने, एल्गार मोर्टिस होता है। क्या होता है? डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर आफ्टर द डेथ। एक होता है राइगर मोर्टिस, जो अपने देखा स्टिफनेस ऑफ द बॉडी अकर्स आफ्टर 2 to 4 आवर्स आफ्टर द डेथ। राइगर मोर्टिस का मतलब तो अपन ने देख लिया, स्टिफनेस वो देखने को मिलती है, बट स्टिफनेस कब देखने को मिलती है? आफ्टर 2 to 4 आवर्स। क्लियर है? या 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर क्या देखने को मिलता है? बॉडी के अंदर स्टिफनेस वाली कंडीशन है, वो देखने को मिलती है आफ्टर द डेथ। नेक्स्ट चलते हैं, ग्लास मेटीरियल एंड विदाउट साइटोटॉक्सिक ड्रग। साइटोटॉक्सिक ड्रग नहीं है बट ग्लास मेटेरियल है, तो कौन से बीन के अंदर डिस्कार्ड करते हैं? तो ब्लू डस्टबिन के अंदर बोल सकते हैं। ब्लू बीन के अंदर है वो ग्लास मेटेरियल को डिस्कार्ड किया जाता है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हर एक एग्जाम के अंदर है, यहां से बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्वेश्चन आता है। और अगर बात की जाए कि अगर बात करें ग्लास मेटेरियल को किसके अंदर डिस्कार्ड करिए, तो ब्लू बीन के अंदर क्या करते हैं? डिस्कार्ड है वो किया जाता है। नेक्स्ट है, निडल एंड हब शुड बी डिस्पोज। अगर निडल की बात की जाए तो पंक्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर करते हैं। कहां पे डिस्कार्ड करते हैं? पंक्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर है वो किया जाता है। व्हाइट कलर का होगा पंक्चर प्रूफ कंटेनर। मोस्ट प्रिंसिपल मेथड टू ब्रेक द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की चेन को तोड़ने का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कौन सा होता है? तो वो होता है हैंड वॉशिंग। क्या होता है भैया? हैंड वॉशिंग। बार बार हाथ धोए जाओ। क्लियर है? नेक्स्ट है, एंडोस्कोपिक कैथेटर आर स्टरलाइज। एंडोस्कोपी जो कैथेटर होता है वो किस में स्टरलाइज करते हैं? किसके द्वारा स्टरलाइज किया जाता है? 2% ग्लूटर एल्डिहाइड। किसके द्वारा करते हैं? 2% ग्लूटर एल्डिहाइड के अंदर क्या करते हैं? आपका एंडोस्कोपिक कैथेटर को स्टरलाइज्ड है वो किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ चलिए भैया। नेक्स्ट की पॉइंट, प्लास्टिक सिरिंज आर स्टरलाइज्ड बाय। जो प्लास्टिक सिरिंज होती है उसको किसके द्वारा स्टरलाइज किया जाता है? उसको किया जाता है गामा रेज के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं? गामा रेज के द्वारा स्टरलाइज्ड है वो किया जाता है। नेक्स्ट की पॉइंट, टू स्टरलाइज द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट शुड बी केप्ट इन बॉइल्ड वाटर। कितनी देर तक अपने को रखना होता है? 10 मिनट तक है वो रखते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को किसके अंदर करते हैं? बॉइल्ड वाटर के अंदर स्टरलाइज करें। कितने मिनट तक? 10 मिनट तक अपने को रखना होता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात करें, द बेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजिंग कैथेटर। कैथेटर को स्टरलाइज करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है रेडिएशन। कौन सा होता है? रेडिएशन। क्लियर है? नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच मीडियम इज प्लेस्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान दीजिएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर रख रहे हैं। इज फॉलोइंग स्टीम फॉर 20 मिनट्स ईच ऑन 3 सक्सेसिव डेज। क्लियर है? तो इसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं भैया टिंडलाइजेशन। क्या बोलते हैं? टिंडलाइजेशन है वो बोला जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रखते हैं। क्लियर है? 20 मिनट के अंदर बोल सकते हैं 3 सक्सेसिव डेज के लिए। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? टिंडलाइजेशन है, मेथड स्टरलाइजेशन का वो बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, विच कंफर्ट डिवाइस इज यूज्ड टू प्रिवेंट अ फुट ड्रॉप। तो फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? कि सर फुट बोर्ड का यूज किया जाता है। किसका यूज करते हैं? फुट बोर्ड का यूज है वो किया जाता है। नेक्स्ट की पॉइंट तरफ आगे बढ़ते हैं, लीड पॉइजनिंग इज आल्सो नोन एज। लीड पॉइजनिंग को अपन और किस नाम से जानते हैं? प्लम्बिज्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से? प्लम्बिज्म के नाम से जाना था किसको? लीड पॉइजनिंग को। नेक्स्ट, सुगर कैन डस्ट कोज विच डिजीज। सुगर कैन की अगर बात की जाए, सुगर कैन डस्ट है वो कौन सी डिजीज कोज है वो करती है? तो वो करती है आपकी बेगोसिस। कौन सी करती है? बेगोसिस। क्लियर? यहां पे अगर बात की जाए कि सर एक कॉटन डस्ट होती है, तो कॉटन डस्ट कौन सी डिजीज कोज करती है? तो वो करती है बिस्नोसिस। कौन सी करती है? बिस्नोसिस। और यहां पे बात की जाए सुगर कैन डस्ट कौन सी करती है? तो वो करती है बेगोसिस। और कॉटन डस्ट कौन सी करती है? तो वो करती है बिस्नोसिस। नेक्स्ट बात करते हैं, Which type of solution fluid shift from tissue to blood? टिश्यू टू ब्लड के अंदर क्या हो रहा है? फ्लूइड का ट्रांसफर हो रहा है। वो कौन सा सॉल्यूशन होता है भी? आपका हाइपरटोनिक फ्लूइड। कौन सा आपका? हाइपरटोनिक फ्लूइड है वो होता है। क्लियर है? और इस टाइप आप सॉल्यूशन पूछे कि कौन सा सॉल्यूशन टिश्यू से ब्लड की तरफ शिफ्ट होता है, तो कौन सा होता है आपका? हाइपरटोनिक फ्लूइड या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है वो होता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं, सेपरेशन ऑफ एन infected patient from non-infected person to prevent transmission of disease। क्लियर है? एक infected patient को
एक नॉन इन्फेक्टेड पेशेंट्स क्या करते हैं, अपन सेपरेट रखते हैं। क्लियर है? तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिजीज की ट्रांसमिशन को रोकने के लिए अपन सेपरेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं आइसोलेशन। जैसे कोविड आया था, कोरोना के अंदर क्या कर रहे थे, पर्सन को आइसोलेट है वो किया जाता है। क्यों किया जाता है कि एक पर्सन है उसको ऑलरेडी कोविड हो गया, कोरोना हो गया, तो दूसरे पर्सन को डिजीज ट्रांसमिशन ना हो, तो उसको क्या कर देते हैं अपन, आइसोलेट वो कर देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर। कब मनाते हैं? 5 मई। कब मनाते हैं? 5 मई को है हैंड है ध्यान दीजिएगा, हैंड हाइजीन डे है वो मनाया जाता है। या बोल सकते हैं हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है आपका, 5 मई को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। कब? एवरी ईयर 5 मई को सेलिब्रेट वो किया जाता है। नेक्स्ट बात करें द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हैंड वॉशिंग। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट से, ध्यान दीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, ये इन्फेक्शन की चेन को, इन्फेक्शन चेन को क्या कर रहे हैं, ब्रेक करने के लिए, इन्फेक्शन चेन को ब्रेक करने के लिए क्या कौन सा मेथड यूज करते हैं भैया, हैंड वॉशिंग। क्लियर है? हैंड वॉशिंग, इन्फेक्शन की चेन को ब्रेक करने क्या करेंगे, हैंड वॉशिंग है वो किया जाता है। बार बार हैंड वॉश करते रहो, इन्फेक्शन चेन ब्रेक होती रहेगी। बट अगर आपसे ये पूछा जाए कि हैंड वॉशिंग के अंदर, हैंड वॉशिंग के अंदर कौन सा मेथड है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है फ्रिक्शन। क्लियर है? कौन सा मेथड होता है, फ्रिक्शन है। वो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड किसके अंदर होता है, आपका हैंड वॉशिंग के अंदर होता है। इज दैट क्लियर? तो जितने भी अपने की पॉइंट आज की क्लास के अंदर देखे, सारे की पॉइंट है आपके आगामी हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित आपको होने वाले। हर एक की पॉइंट को आपको नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है, लिखना है हर एक की पॉइंट को। ऐसा नहीं है कि ये तो नॉर्मल है, ये तो बेसिक चीजें हमें आती है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। हर एक एग्जाम के अंदर यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, हर एग्जाम के अंदर, चाहे वो नॉर्थ सेट का हो, चाहे आरआरबी का हो, चाहे एएसए, चाहे सीएचओ को, हर एक एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है। क्लियर? तो हर एक की पॉइंट को आपको लिखना है, ये आपके रिविजन के अंदर बहुत हेल्पफुल है वो होने वाले। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे की पॉइंट को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।